हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है किरकी कंटेनमेंट बोर्ड में निकली हुई है, इसका ये नोटिफिकेशन नंबर बताएं, कौन सी डेट को नोटिफिकेशन आया था ये बताया है। यहाँ पे लिखे कि आपने जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। जो भी इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, आपको अगर लगता है कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप इन जो पोस्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट में वैकेंसीज निकली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, आपने यहाँ पे जाके जो अप्लाई कर देना है ऑनलाइन मोड में रहेगा। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की डिस्क्रिप्शन बता रखी है कि कौन सी पोस्ट रहेगी, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, क्या आपका पे स्केल रहेगा, कितनी कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, यानी उसकी ब्रेकेज बता रखी है एंड क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने जो पोस्ट बता रखी है रजिस्ट्रार की है S23, यानी आपका लेवल का पे स्केल रहेगा। एक ही वैकेंसी है, वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट ने जो MBBS डिग्री की होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा की होनी चाहिए किसी भी मेडिकल सब्जेक्ट में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की होना चाहिए किसी भी मेडिकल सब्जेक्ट में। इसके अलावा उन्होंने स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है यहाँ पे पीडियाट्रिशियन की S23 से उनका जो है यहाँ पे स्केल रहेगा, सेम ही पे स्केल है, एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के। यहाँ पे भी उन्होंने सेम क्वालिफिकेशन मांगी हुई है कि भी MBBS की होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होनी चाहिए आपने पीडियाट्रिक्स में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बता रखे कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का, अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है। अगर आपने डिप्लोमा की हुई है तो आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपने स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आपने यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या क्या उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे दे के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की S23, आप S20 का आपका पे स्केल रहेगा। 3 वैकेंसीज है अनरिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि MBBS डिग्री की होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखिए फार्मास्टिक की S10 का आपका पे स्केल रहेगा, एक ही वैकेंसीज है अनरिजर्व कैटेगरी की है। यहाँ पे लिखे कि HSC, इसके अलावा इसके साथ साथ आपने पास आउट होना चाहिए, इसके साथ साथ आपने डिप्लोमा की होनी चाहिए फार्मेसी पे, या फिर B फार्मेसी या फिर M फार्मेसी की होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ आपने रजिस्ट्रेशन की होनी चाहिए। नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट की दे रखी है S14 का आपका पे स्केल रहेगा, एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के है। यहाँ पे लिखे कि आपने HSC की होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और इसके अलावा आपने डिप्लोमा की होना चाहिए फिजियोथेरेपी में किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा लिखे कि आपके पास फिजियोथेरेपी असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी आर्मी से। यहाँ पे या लिखा, यानी ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है। एक्स्ट्रा टेक्नीशियन की दे रखी है S13 का आपका पे स्केल रहेगा, टोटल 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी की बता रखी है डिफरेंट कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगे कि आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में, यानी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की में बैचलर डिग्री की होनी चाहिए रेडियोग्राफी में, या फिर आपने बैचलर ऑफ साइंस की होनी चाहिए रेडियोग्राफी में, या फिर इसके यहाँ पे बता रखा है बैचलर ऑफ साइंस की होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या बायोलॉजी के साथ, और आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बता रखा है स्टेनोग्राफर S14 का आपका पे स्केल रहेगा, अनरिजर्व कैटेगरी की एक वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपने HSC की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो स्पीड है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है जो इंग्लिश में आपकी टाइप राइटिंग में स्पीड है, ये शॉर्ट हैंड की बता रखी है, वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और आपके पास एक मतलब ये सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, या आपका जो यहाँ पे टाइपिंग वगैरह के। नेक्स्ट दे रखी है मालिक की S5 का आपका पे स्केल रहेगा, टोटल 6 वैकेंसीज है। यहाँ पे ने डिफरेंट कैटेगरीज में बता रखी है 10th पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी, इसके अलावा आपके पास 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा की होना चाहिए आपने हॉरिकल्चर में। अगर आपने 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया तो वो गार्डनर का होना चाहिए। ड्रेसर की बता रखी है एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की। यहाँ पे भी इन्होंने मांगी है 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मेडिकल ड्रेसिंग का होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखिए वार्ड आया कि इसमें जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट और जो ट्रांसजेंडर है वही अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड आया में S1 का आपका पे स्केल रहेगा, टोटल 6 वैकेंसीज है, 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। वार्ड पाई की बता रखी है ओनली मेल कैंडिडेट एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। S1 का पे स्केल रहेगा, टोटल 4 वैकेंसीज है, 10th पास मांगे हुए हैं। पाउंड कीपर का दे रखा है S3 का आपका पे स्केल रहेगा, एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की, 10th मांगे हुए हैं। मजदूर की यहाँ पे दे रखी है S1 का पे स्केल रहेगा, टोटल 6 वैकेंसीज है, 7th क्लास मांगे हुए हैं, पास मांगे हुए हैं। वॉचमैन की दे रखी है S1 का आपका पे स्केल रहेगा, टोटल 11 है, 10th पास मांगे हुए हैं। प्योन की दे रखी है S1 का पे स्केल रहेगा, टोटल 3 वैकेंसीज है, 10th पास मांगे हुए हैं। यहाँ पे फायरमैन का दे रखा है S3 का आपका पे स्केल रहेगा, टोटल 4 वैकेंसीज है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करें उन्होंने 10th पास की होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फायर ब्रिज का किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा अगर कोई मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करे तो उनकी जो हाइट है 172 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनकी जो चेस्ट है विदाउट एक्सपेंडेड 81 होनी चाहिए, और जो चेस्ट एक्सपेंड करके 86
6 होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे लिखे कि उनके जो वेट वगैरह मिनिमम 50 kg होना चाहिए, और नॉर्मल उनका आई साइट वगैरह उनमें कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, कोई भी उन्होंने फिजिकल डिफॉर्मिटी या फिर बोलेक्स या फिर नॉकनी एंड यहाँ पे फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कारपेंटर की दे रखी है, S6 का पे स्केल रहेगा। एक वैकेंसी से अनरिजर्व कैटेगरी की है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी है 10th पास होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ITI की होनी चाहिए कारपेंटरी में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मैसन की बता रखी है, 6 का पे स्केल रहेगा। एक के वैकेंसी से अनरिजर्व कैटेगरी की है, 10th पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपने ITI की होनी चाहिए मैसनरी ट्रेड में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। वायरमैन का दे रखा है, S6 का पे स्केल रहेगा। टोटल 3 वैकेंसीज है, 10th पास की होनी चाहिए ITI में या फिर उसके अलावा 10th पास की होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी ITI की होनी चाहिए वायरमैन ट्रेड में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सैनिटरी इंस्पेक्टर की इन्होंने बता रखी है, S8 का आपका पे स्केल रहेगा। टोटल 3 वैकेंसीज है, HSC और आपने डिप्लोमा की होनी चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। इसके अलावा यहाँ पे स्वीपर की वैकेंसीज निकली हुई है। S1 का इन्होंने पे स्केल बता रखा है। टोटल 7 वैकेंसीज है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है 7th मांगी हुई है। यहाँ पे लिखे कि अगर कोई कैंडिडेट स्पेशली यहाँ पे लिखे कि जो कैंडिडेट यहाँ पे स्वीपर, मजदूर, पियोन, वार्ड या वार्ड बॉय, माली, पाउंड कीपर, ड्रेसर, फायरमैन, वॉचमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अगर यहाँ पे चाहे तो ऑनलाइन, तो जैसे इन्होंने बोला है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ वो चाहे तो यहाँ पे ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। आपने अपने जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारे जो है, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने यहाँ फिल करके भेजने। इसके अलावा आपके पास डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के उनको यहाँ पे 600 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, और जो यहाँ पे OBC के मेल कैंडिडेट है उनको भी 600 रहेगा। और इसके अलावा जो 300 है, बाकी जो भी यहाँ पे रहेंगे उनको जो फीस पे करनी है वो 300 रहेगी। तो आपने यहाँ पे देख लेना है, अगर आप अनरिजर्व एंड OBC मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 600 पे करनी है, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो कैटेगरीज रहेंगी उनको 300 करनी है। आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लिखे कि आप सेंड कर सकते हैं। नो हैंड आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा है कि आपने अपना एप्लीकेशन जो है प्रॉपर, मतलब जो भी है पोस्ट के थ्रू आपने सेंड करना है। यहाँ पे लिखा है कि आपने बाय हैंड नहीं करना है, क्योंकि कंटेनमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई भी पोस्टल डिले रहेगा। और जो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की लास्ट डेट है 6 मार्च 2023, 5 बजे से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन जो है सेंड कर देना है। देन यहाँ पे लिखिए कि कैंडिडेट अगर आप अपना ऑफलाइन मोड से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर रहे हैं तो आपको अपनी जो फीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही अपनी जो है पे करनी है। और इसके अलावा आपको अपना जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मतलब अटैच करके सेंड करना है। बाकी अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपकी फीस ऑनलाइन ही होगी। यहाँ पे इन्होंने फीस बता दी है। जो अनरिजर्व OBC मेल कैंडिडेट है उनको 600 करनी है। बाकी यानी SC ST EWS कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन कैंडिडेट या PH कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो है या ट्रांसजेंडर है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उन्हें जो फीस पे करनी है 300 है। बाकी जो चार्जेस है वो भी कैंडिडेट द्वारा ही पे किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस उन्हें बता रखी है, अगर आप ऑनलाइन मोड से भरेंगे तो ऑनलाइन से करनी है, अगर आप ऑफलाइन से भरेंगे तो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आपने अपनी फीस पे करनी है। और आपको अपना जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपने अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है किसके फेवर में बनाना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कंटेनमेंट बोर्ड पेबल एट पुणे, इसके फेवर में बनाना है। और आपने अपनी जो फीस है ऑनलाइन मोड से भरनी है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखी है ऑनलाइन के लिए कि आपको अपने जो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है उनको अपने पास ऑलरेडी स्कैन करके रख लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी लिस्ट दे रखी है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी जो भी इन्होंने ऊपर बता रखी है। आपका स्कूलिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ एंड यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर सर्विस आपकी PPO की कॉपी आ जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप OBC से करते हैं तो नॉन क्रीमिलियर का आ जाएगा। अगर आप EWS से करते हैं तो आपका इकोनॉमिक वीकर यहाँ पे इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे या फिर जो भी आप विडो डिवोर्सी वुमेन तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे बता रखा है आप अपनी जो फोटो वगैरह यहाँ पे अपलोड करेंगे, सिग्नेचर वगैरह का जो साइज है यहाँ पे इन्होंने बता रखे है उनका साइज है मतलब 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया हुआ है। अगर आप अपने यहाँ पे ऑफलाइन मोड से जो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज बता रखी है सिर्फ यही जो है ऑफलाइन मोड से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ये डॉक्यूमेंट है जो इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपका स्कूलिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, या आपने अपने जो इसके साथ मतलब वो इस पर पेस्ट वगैरह करने। एक्स सर्विस मैन है तो आपको डिस्चार्ज बुक आ जाएगी। अगर आप EWS कैटेगरी के लिए करें तो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आप OBC के लिए
कर रहे हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने, इसके अलावा आपका ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जो भी आपकी मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करना है। अगर आप ऑफलाइन मोड से करेंगे एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, बाकी यहाँ पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट कर रखे हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, और आपका यहाँ पे जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट है ये आपने ओरिजिनल ही भेजना है। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है एज क्या रहेगी आपकी, जो एज वगैरह काउंट की जाएगी 6 मार्च 2023 तक काउंट की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो 1 से लेके 3 तक की कैटेगरी पोस्ट है सीरियल नंबर वाइज, तो उनकी जो एज मांगी हुई है 23 से लेके 35 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पे पोस्ट इन्होंने बता रखी है 4 से लेके मतलब 21 तक, उनमें जो जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एज मांगी हुई है 21 से लेके 30 साल, SC एंड ST वालों के लिए 21 से लेके 35 साल एंड OBC वालों के लिए 21 से लेके 33 साल। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए अप टू 40 ईयर्स तक के, इनके अगर वो अनरिजर्व से, 43 अगर वो OBC से एंड 45 अगर वो यहाँ पे SC ST से है। तो यहाँ पे इन्होंने सभी की कैटेगरी बता रखी है। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपना रिलैक्सेशन पाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे एज है तो उनके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होने चाहिए तभी उनको ये रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो भी कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, जो अदर रिक्वायरमेंट है उससे अच्छे से मीट करता होना चाहिए। यहाँ पे बता रखे अगर 2 कैंडिडेट के किसी भी रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट में सेम मार्क्स है, जो कैंडिडेट एज में ओल्डर होगा उसे प्रेफरेंसेस दी जाएगी। और जो PWD कैंडिडेट है उनकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें जो उनकी डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। एडमिट कार्ड एंड समर लेटर की अगर आप अपने ऑनलाइन एंड जो आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करेंगे उन्हें स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट लगेंगे कि हाँ इसके लिए एलिजिबल है उन्हें एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन की ऑनलाइन मोड से उन्हें सबमिट, अगर उन्होंने जो ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड से किया उनकी जो एप्लीकेशन है उनको अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। और यहाँ पे लिखे कि लिंक एडमिट कार्ड का जो लिंक है आपके पर्टिकुलर टाइम में, मतलब जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपने लगातार चेक करती रहनी है, वहाँ पे जाके आप इसको आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ एडमिट कार्ड वगैरह वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो भी रिटन एग्जामिनेशन का डेट टाइम एंड वेन्यू रहेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी वहीं पे अवेलेबल होंगे, कैंडिडेट को वहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहना, कोई भी वहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसका पोस्ट का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखे कि पोस्ट वाइज किस किस करेगा। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रार पीडियाट्रिशियन, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर में जो इनकी मतलब सिलेक्शन है वो इनके इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पे रहेगी, उनकी क्या परफॉर्मेंस वगैरह रहेगी। जो एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट या पियोन या सैनिटरी इंस्पेक्टर है इसमें उनका लिखा है कि रिटर्न टेस्ट रहेगा जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 90 मिनट्स की जो है टाइमिंग दी जाएगी। और आपका जो क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह है वो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेंगे। बाकी जो भी आपके इसके डेट टाइम एंड वेन्यू रहेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है लगातार चेक करती रहनी है। बाकी यहाँ पे बता रखे जो स्टेनोग्राफर, माली, ड्रेसर, वार्डा या वार्ड बॉय, पाउंड कीपर, मजदूर, वॉचमैन, फायरमैन, कारपेंटर, मैसन, वायरमैन एंड स्वीपर है, उनका जो आपका रिटर्न टेस्ट रहेगा वही 100 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट्स की आपको ड्यूरेशन दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश में रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट है इनमें आपका स्किल टेस्ट रहेगा, जो जस्ट क्वालिफाइड नेचर करेगा वो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और इसकी भी इन्होंने बता रखे कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा कि हाँ कौन कौन से क्या क्या आपका प्रोसीजर है। देन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट में जो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी आपका 1/3 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स जो डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप कोई ब्लैंक छोड़ते हैं तो उसका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। देन यहाँ सिलेबस बता रखे क्या क्या रहेगा वो आपने यहाँ पे चेक कर लेना। जैसे फार्मास्टिक का क्या रहेगा, रिटर्न टेस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रहेगा, एक्सरे टेक्नीशियन का, स्टेनोग्राफर का, माली का। यहाँ पे इन्होंने सभी पोस्ट वाइज बता रखे किसका किसका क्या है। यहाँ पे अलग से इन्होंने बता रखे रीजनिंग में क्या रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहेगा। स्किल टेस्ट इन्होंने बता रखे स्टेनोग्राफर का जो आपका शॉर्ट एंड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी मतलब स्पीड इतनी होनी चाहिए। इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। माली में आप मतलब ग्राफ्टिंग, कटिंग एंड अदर गार्डिंग स्किल उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। ड्रेसर में स्किल टेस्ट आपकी जो भी वाउंड्स वगैरह की ड्रेसिंग की एबिलिटी उससे पूछा जाएगा। वार्डा में जो आपका हॉस्पिटल वर्क रहता है, मैटरनिटी एंड यहाँ पे उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। यहाँ पे मतलब जो भी आपका काम वगैरह होगा उससे रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट रहेगा। देन आपको यहाँ पे बता रखे कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा अगर आप इसके एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट के लिए आते हैं। और डिपार्टमेंट के पास राइट है अगर वो चाहे तो इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस को पोस्टपोन, कैंसिल, सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकते हैं। वही इन्होंने यहाँ पे बता रखे क्या क्या आपका रहेगा। एप्लीकेशन आपने जो है ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है, ऑनलाइन मोड से भेजना है। और बाकी जो इन्होंने कुछ पोस्ट बता रखी थी उसको आप ऑफलाइन मोड से ही भेज सकते हैं। और कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और उन्होंने अपने पूरे रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान इसे जो है मतलब चेंज नहीं करना है, ना ही किसी अदर
पर्सन को देना है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन मिस करने के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट को जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार चेक करते रहना है, कोई भी न्यू अपडेट आएगा उसी पे ही आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो आप यहाँ पे इसके ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, आप वहाँ पे जाके ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने वही बता रखे क्या कह रहेगा कैंडिडेट को, जब भी उनका एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट रहेगा तो उनका जो भी वहाँ पे डेट टाइम एंड वेन्यू रहेगा उससे 1 आवर पहले जो है वहाँ पे प्रेजेंट्स मतलब वहाँ पे एडवांस में प्रेजेंट होना होगा। अगर कोई भी उनको डिले वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उनको यहाँ पे एब्सेंट बांट किया जाएगा। आपको अपने एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी कैलकुलेटर, बामटॉप, लैपटॉप या अदर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है। आपने अपने जो इन्होंने बता रखे, एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट अपने मतलब हो गया तो ऑनलाइन मोड से आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वही इन्होंने यहाँ पे बता रखे हैं। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब भी आपको मतलब अगर कैंडिडेट के जैसे उनके मेरिट लिस्ट होने के बाद कि उनके डॉक्यूमेंट के स्क्रूटिनी के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने यहाँ पे ने बता रखा है। और इसके अलावा आपको अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उनकी फोटोकॉपीज़ का एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ का सेट भी लेके आना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे, कंटेनमेंट वो चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, जब तक उनके नहीं हो जाते ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे लेके आने होंगे। रिजेक्शन इन्होंने बता रखी है कि क्यों हो सकती है अगर आप उसमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट नहीं अटैच किया, एक ही एप्लीकेशन में मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गलत डिटेल्स भरी हुई हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये इन्होंने बता रखी है कि हाँ अगर आपने अप्लाई कैसे करना है, अगर आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं तो वहाँ पे लिंक होगा, आपने वहाँ पे जाकर कर देना है। अगर आप ऑफलाइन मोड से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाकर देना है। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं कि अगर आपको कुछ भी है, ईमेल आईडी दे रखी है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ईमेल वगैरह कॉन्टैक्ट दे रखे हैं आप यहाँ पे। अगर आपको कोई नॉन टेक्निकल क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। तो आप जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे इन्होंने बोला था अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे इन्होंने बताया हुआ है, मजदूर, माली, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, रजिस्ट्रार, यहाँ पे स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, स्वीपर, वार्डया। तो आपको यहाँ पे जैसे अगर आप इसके लिए कर रहे हैं कारपेंटर के लिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपको एक पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर होना चाहिए। देन आप इसको वेरीफाई वगैरह करेंगे तो यहाँ से आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ऑफलाइन करना है तो आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। फर्स्ट यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा देनी है, यहाँ पोस्ट का नेम लिख देना है, यहाँ पे अपना नेम वगैरह लिख देना है, पूरी डिटेल्स आपकी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे एक मतलब फुल वीडियो बनाए कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड से कैसे भरना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।